साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में साथियों यहां से आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं साथियों, 3 अगस्त से लेकर आपका 21 अगस्त तक पेपर होगा, तो कुछ दिन आपके पास समय बचा हुआ है। तो आप अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेरे साथ रेगुलर जुड़िएगा और हम रेगुलर आपको इस टाइप के क्लास दे रहे हैं। यदि आपको सिलेक्शन 2026 में लेना है तो साथियों आप ज़रूर साथियों इन क्लास के साथ जुड़िए और अच्छे से आप मेहनत कीजिए। तो ध्यान से आप देखिएगा पहले प्रश्न को, और इन क्लास में आपको कुल साथियों 50 प्रश्न दिया जाएगा। हम देखते हैं आप इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न राइट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो, आप उनका आंसर कमेंट के माध्यम से जो हैं मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों आज की क्लास का ये पहला प्रश्न होगा। प्रश्न में कहता है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से आप देखिएगा तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है। इस जगह कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। नंबर आपको देखना है, धीरे धीरे आपका नंबर बढ़ते जा रही है। तो साथियों आपको यहाँ पर अंतर देखना है। यदि हम 17 से 24 पर जाते हैं तो यहाँ पर +7 किया गया है। 24 से 38 पर जाएंगे तो साथियों यहाँ पर आप देखिएगा +14 किया गया है। फिर 38 से 59 पर जाएंगे तो साथियों आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो प्लस जो हैं 9 में से 8 गया, 1 + 21 किया गया है। उसके बाद आगे देखो, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप 87 में से 59 को घटाकर इस जगह लिख लो, वही आपका डिफरेंस निकल कर आते हैं। 17 में से 9 चला जाएगा, 8 होगा, और इधर बचा 7, 7 में से 5 जाएगा, 2 होगा। यहाँ पर +28 आगे क्या होगा, 7 से 14 पर जाने के लिए यहाँ पर 7 प्लस करेंगे। 14 से 21 पर जाने के लिए पुनः आपको यहाँ पर 7 प्लस करना होगा। 21 से 28 पर जाने के लिए +7। उसी प्रकार आगे अब 28 में 7 को जोड़िएगा तो +35 होगा। तो देखो यहाँ पर आपको वेरी सिंपल क्या करना था, 87 में से आपको 35 को जोड़ देना था। तो यहाँ पर आप 35 को जोड़िएगा, 7 और 5 12 के 2 होगा, 8 3 11, 11 1 आपका 12 होगा। यहाँ से आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 122 आएगा। और 122 कहाँ पर हैं, तो साथियों 122 आपका विकल्प जो है डी में दिया गया है। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों इस वीडियो को आप लोग जो हैं लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी साथ में आप ऑल पर रखिएगा, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिल सके। प्रश्न संख्या 2 में कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान हैं। बताना है इस जगह कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। 24 से आप 64 जाने का प्रयास करें। तो क्या आप 24 से 64 पर जा सकते हो? नहीं तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि साथियों ये आपका जो है 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है। 27 में से 3 को घटा दीजिएगा तो यहाँ से आपका 24 होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार ये 4 का क्यूब 64 होगा, और 64 में से आपको यहाँ पर 4 को घटाना होगा, तब जाकर 60 आएगा। यानी जिसका क्यूब कीजिएगा आप उन्हीं को घटा सकते हो। सेम पैटर्न आप आगे लगाइएगा। ये जो है आपका 6 का क्यूब 216 होगा। 216 में आप यहाँ पर 6 को घटाइएगा तो 210 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर आपका 210 आएगा।
ठीक है। सेम आपको साथियों यहाँ पर देखो 3 से आप 4 पर गए तो यहाँ पर 1 प्लस किया, उसी प्रकार 6 से आगे जाएंगे तो 7 प्लस करोगे तो 7 का क्यूब जानते हो 343 होगा। और आपको यहाँ पर 7 को माइनस भी करना है। 13 में से 7 चला जाएगा 6, ये आपका 3, ये आपका 3, तो 336 आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों आपका यहाँ से सी जो है बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 3 देखिएगा। इसमें कहा यदि संख्या इतना के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा। तो जो भी आपके पास संख्या दिया गया है आप इन संख्याओं को सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, सम अंक जहाँ पर हैं उनमें आपको 1 जोड़ना है। सम अंक में क्या करना है, 1 जोड़ना है। उसके बाद विषम अंक जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको 2 घटा देना है। विषम अंक में क्या करना है साथियों, मात्र 2 घटा देना है। 7 में से 2 चला जाएगा 5 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, 6 में से 1 जुटेगा 7 होगा, 2 में से 1 जुटेगा 3 होगा, 9 में से 2 चला जाएगा 7 होगा, 8 में से 1 जुटेगा 9 होगा, 4 में से 1 जुटेगा 5 होगा। ये साइड आपका जो है बाएं वाले भाग होगा और ये साइड आपका जो है यहाँ पर दाएं वाले भाग होगा। प्रश्न में कहा इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा पर यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद बोला दाईं ओर से दूसरा अंक, दाईं ओर से दूसरा अंक 9 आ गया। इन दोनों का आपको करना था योग। योग मतलब आपको था जोड़ना। तो साथियों यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा और 10 जो है सी विकल्प में दिया गया है तो सी आपके यहाँ से बहुत ही राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 4 को ध्यान से समझिएगा। 4 में कहता है एक निश्चित कोड भाषा में हंट HUNT को 6438 और यूजर USER को जो है साथियों 5723 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो दी गई कोड भाषा में यू के लिए कोड क्या है। तो साथियों आपको यहाँ पर यू के लिए कोड बताना है। तो दोनों में आपको कॉमन देखना है यू है क्या, जैसे हंट में यू यहाँ पर है और यूजर में भी यू है, उसी प्रकार नंबर में भी आपको दोनों में सेम कॉमन देखना है क्या आपको मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, 3 के अलावा नंबर में कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखाई देगा। तो यू का कोड क्या होगा, तो यू का कोड 3 होगा। यू का कोड क्या बनेगा, 3 बनेगा और 3 जो है आपने बी विकल्प में दिया गया है तो बी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। इसमें कहा कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या बताना है, ये आपके लुप्त संख्या है। पहले आप सोचो 5, 3 और 4 को हम क्या करें 19 आ जाए। जिस प्रकार आप 19 प्राप्त कीजिएगा उसी प्रकार आपको इसमें भी पैटर्न लगाना है। तो यदि हम जोड़ेंगे 5, 3, 8, 8, 4, 12, देखो 12 से 19 नहीं बनेगा। आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों को आपस में गुना कर दो। 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15 होगा। 15 में ये नीचे वाले 4 को आप ऐड कीजिएगा तो 15 और 4 क्या होगा 19 होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 7 गुना 5 कीजिएगा तो 7 गुना 5 क्या होगा 35 होगा। अब 35 में भी आपको इन 6 को जोड़ना है तो 35 और 6 को जोड़िएगा 41 होगा।
यहाँ पर साथियों आपको विकल्प बना लेना है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो 41 आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। 41 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को आप पहले खुद से बनाइए, वीडियो को रोक कर बनाइए, लेकिन आप इन प्रश्न को खुद से बनाइए। ये प्रश्न आपके 100% एग्जाम में आएगा साथियों, रेलवे पूछती हैं। 6 में कहता है निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। तो ये आपके यहाँ पर बाएं हैं, ये आपके दाएं हैं। यदि श्रृंखला से सभी संख्या हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 7वें स्थान पर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को हटा देना है। जितने भी संख्या हैं सभी संख्या को साथियों यहाँ पर हटा देंगे, सभी संख्या को क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर दाईं ओर से 7वें, तो दायां आपका इधर से होगा। तो यहाँ से आपको 7वें बताना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो 7 के जगह आपका प्रतिशत आ रहा है, 7 के जगह क्या आ रहा है, प्रतिशत आ रहा है। यहाँ से आप देखिएगा बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। 7 में कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे आप देखिएगा आलोचना का संबंध जो है निंदा के साथ है। आलोचना का संबंध किनके साथ है, निंदा के साथ। उसी प्रकार आपको एकजुटता का संबंध बताना है, ये आपका किसके साथ होगा। तो ध्यान से आप समझिएगा, आलोचना और निंदा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार एकजुटता का पर्याय का होगा तो एकता होगा। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका जो है सही आंसर है। बी साथियों आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि ओ, पी, क्यू, आर, डब्ल्यू, एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो साथियों यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, तो आप व्यक्ति की काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति हैं और ये सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7 हो गया। यहाँ से ये कितना हो गया, 7 हो गया। ये आपको पता है ये आपका बायां होगा और ये आपको पता है यहाँ से दायां होगा। ध्यान से आप प्रश्न को समझिए। पी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो साथियों पी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो पी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। तो साथियों यदि हम पी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो ये आपके पी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल सही है। आगे अब देखा जाए क्यू के दाईं ओर केवल आर बैठा है। यदि क्यू के दाईं ओर केवल आर बैठा है तो क्यू को यहाँ पर बैठाना होगा और आर को यहाँ पर बैठाना होगा, तभी तो क्यू के दाईं ओर केवल आर बैठ पाएगा। फिर कहा क्यू और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है। यदि क्यू और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है तो ओ को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तब जाकर क्यू और ओ के बीच ये 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। फिर आगे कहा एक्स वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन डब्लू के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो साथियों डब्लू के दाईं ओर वो भी किसी स्थान पर, लेकिन एक्स वाई के बाईं ओर, तो साथियों वाई यहाँ पर बैठा देंगे। तो वाई के बाईं ओर, तो वाई के इधर बायां ही होगा, तो वाई के बायां ओर और डब्लू के दायां ओर किसी भी स्थान पर एक्स बैठा है, बिल्कुल सही है। अब आगे कहा डब्लू और वाई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो डब्लू यहाँ पर हैं और वाई यहाँ पर हैं,
तो इनके बीच यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 3 व्यक्ति हैं। इनके बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति O अक्ष P। यदि आप A का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। यहाँ से साथियों आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 9। इसमें कहा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे गायों, पशुओं और बकरियों। तो साथियों इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? तो गायों हैं, पशुओं हैं और बकरियों हैं। ध्यान से आप समझोगा यहाँ बात को। तो पशु के अंदर जो है गाय भी आएगी और बकरी भी आएगी। मान लो ये आपके पशु का डायग्राम है, इसी के अंदर गाय भी रहती हैं और बकरी भी रहती हैं, परंतु गाय और बकरी में कोई संबंध नहीं है। तो इसका डायग्राम आपको अलग अलग बनाना है। और ये चीज़ कहाँ पर दिया गया है? तो बी में दिया गया है। तो साथियों आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर। इसमें कहा कि HO2 का संबंध एक निश्चित तरीके से IJ 12 से है। इसी प्रकार FI5 का संबंध GD 9 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से HU3 का संबंध किन के साथ होगा? जो पैटर्न आप इन दोनों में यहाँ से लगाइएगा वही पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना है। ऐसे देखा जाए H से हम I पर आए, 1 प्लस किया गया है। उसी प्रकार आप यहाँ पर पहले 1 प्लस किए, फिर O का नंबर 15 होता है, J का 10 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो -5 की कमी किया गया है। फिर साथियों यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो 2 से आप 12 पर जाओगे तो यहाँ पर लगेगा आपको 10 प्लस किया गया है। उसी प्रकार F का नंबर 6 और G का 7, तो 1 प्लस किया। I का नंबर 9 और D का 14 -5 किया, ठीक है। परंतु ये 5 से 9 पर जाते यहाँ पर +4, तो ये संख्या वाले आपका पैटर्न नहीं लगा। तो कुछ अब अलग पैटर्न लगाना है, परंतु मुझे संख्या से अभी कोई मतलब नहीं है। जो पैटर्न आपको अक्षर में लगा है वही पैटर्न आप पहले सेम लगाओ। आज के बाद I होगा। U का नंबर 21, 21 में से 5 चला जाएगा 16, 16 पर P होगा। तो I P वाले आपके मात्र एक विकल्प में हैं, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब पूरे प्रश्न को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि एग्ज़ाम में कितना समय दिया जाता है 100 प्रश्नों को हल करने के लिए। बहुत कम टाइम, एक तरफ से कहा जाए 90 मिनट कम समय होता है साथियों। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 11 है। इसमें कहा कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके एक दूसरी संख्या प्राप्त की गई हैं। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे 74 और 43 में क्या पैटर्न लगा, 98, 55 में क्या पैटर्न लगा। जो पैटर्न यहाँ पर लगा होगा वही पैटर्न आपको सेम लगाना है। तो 74 से 43 पर जाने के लिए देखा जाए तो यहाँ पर -31 की कमी किया गया है। उसी प्रकार आप फिर 98 से 55 पर जाने के लिए क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर आप देखोगे तो साथियों 9 में आप 5 गया 8, 9 में 5 गया 4, यहाँ पर आपको 43 कमी है। क्या पैटर्न मिला? सेम पैटर्न तो नहीं मिल पा रहा है, सेम पैटर्न मिलना चाहिए। तो आखिर में क्या पैटर्न लगाया गया, उन पैटर्न को समझकर जो है आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। थोड़ा सा आपको पैटर्न लगाना है, हम आपको हिंस दिए,
इसी तरह के आप प्रश्न को सोचकर साथियों इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 12 में कहता है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो ये आपके कथन हैं, ये आपके निष्कर्ष हैं। जो भी कथन कहेगा आप उनको 100% सत्य मानेंगे। जैसे कहा कुछ फल जो हैं सब्जी हैं, समझने के लिए साथियों हम पी से फल ले लेते हैं। कुछ फल क्या है, कुछ फल सब्जी हैं। आगे का सभी सब्जी जानवर हैं, जितने के जितने सब्जी हैं सारे सब्जी क्या हैं, जानवर हैं। निष्कर्ष कहा कि कुछ जानवर फल हैं। क्या कुछ जानवर फल हैं? तो साथियों जानवर का डायग्राम ये है और फल का डायग्राम ये है। तो ये कुछ हिस्सा कट कर रहा है, कुछ जानवर फल हैं, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा कहता है कुछ फल जानवर नहीं हैं। देखो जब कुछ फल जानवर या कुछ जानवर फल हो सके हैं तो कुछ फल जानवर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाले आपके रॉन्ग होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं। साथियों यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13 देखिएगा। तो ये आपके 13 हैं। यदि उपर्युक्त की सहायता से उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो प्रयन आकृति की मुख्य लाइनों को पूरा कर लुप्त भाग ज्ञात करें। आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले ये आपका बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका बनेगा, फिर इधर से भी आपका बनेगा, ठीक। लेकिन आपका कलर कौन सा भाग होगा? तो साथियों कलर आपका ये वाले भाग हो जाएगा। ये वाले भाग क्या होता, यहाँ से देखिएगा, ये वाले भाग आपका कलर होता। और यहाँ पर गोला, लेकिन यहाँ पर वर्ग हैं, तो यहाँ पर आपके वर्ग आएगा और वर्ग के अंदर इस तरह से काला भाग होगा। तो देखा जाए तो विकल्प ए आपका नहीं होगा, बी भी आपका नहीं होगा और डी नहीं होगा। यानी आपका सी वाले जो हैं बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा विकल्प होगा साथियों? सी वाले आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 14। इनमें कहा यदि अक्षर आर शिखर पर हैं तो तल में अक्षर होगा। तो साथियों आर जो हैं शिखर पे हैं तो तल में अक्षर होगा। तो ध्यान से देखो, यदि इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो सामने वाले ही सामने का अपोजिट होता है। जैसे पी का अपोजिट पी हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, वाई का अपोजिट बी होगा। लेकिन मुझे पूछा आर, तो आई और आर आपस में अपोजिट होगा। आई और आर आपस में क्या होगा? अपोजिट होगा। आप चाहो तो इन दोनों पासे से भी मैच कर सकते थे। जे का अपोजिट जे, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, वाई का अपोजिट बी। तो देखो आर और आई फिर से संबंध बनाया। तो यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या होता साथियों? राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अब आगे की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या जो है 15 हैं। इसमें कहा एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती हैं। तो साथियों आप सभी को पता है इसके लिए डायरेक्शन भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं ऊपर की ओर उत्तर होता है, जस्ट उसके नीचे आपका दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। ध्यान से समझिएगा, एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती हैं। मान लेते हैं इस जगह है और वो उत्तर दिशा में ए से बी तक चला और वह 5 मील तक चला। इस पॉइंट का नाम जो है बी दिया गया। अब आगे साथियों देखिएगा, दाहिने मुड़कर बी से सी तक, तो दाहिने मुड़ेगा तो पूरब की तरफ चलेगा और सी तक 3 मील चलता है, ठीक है। यहाँ पर सी दिए। फिर आगे का सी से दाहिने मुड़कर 3 मील डी तक पहुँचता है। तो पूरा दूरी तो नहीं जाएगा क्योंकि पूरा 5 था, तो 3 चलेगा तो आधा ही आएगा, आधा से कुछ ज़्यादा, इसका नाम डी दिया गया। आगे देखो क्या कहा, फिर यह डी जो है दाहिने मुड़कर पी तक, तो दाहिने मुड़ेगा पी तक, फिर इधर ही चलेगा,
जहाँ से आया था। इस बिंदु का नाम यहाँ पर P दिया गया और ये भी 3 चला, क्योंकि ऊपर 3 है तो ये भी 3 चल ही रहा है। तो पूछा A और P के बीच की दूरी बताओ। साथियों A और P के बीच की दूरी बताना है तो ध्यान से आप थोड़ा प्रश्नों को दिमाग से समझिएगा। यदि ये वाला भाग 3 है तो ये भी 3 होगा, जबकि ये टोटल 5 था। 5 में से 3 निकल गया तो शेष कितना बचा? 2। तो A और P के बीच की दूरी 2 मील होगा। यहाँ से आप देखा जाए तो डी वाले बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा जो कि आपके 101% इस टाइप के पेपर में प्रश्न बनते हैं साथियों। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियों और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या बताओ। तो साथियों गाय है, गाय को कुल जो है 4 पैर होगी और मुर्गी है, मुर्गी को 2 पैर होंगे। इतना तो आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 140 कुल पैर हैं और 48 मस्तक हैं। गाय हो या मुर्गी हो, दोनों के मस्तक 48 यानी कि कुल वहाँ पर जीव 48 गो हैं। अब कुल 48 में से बताना है कई गो मुर्गी हैं। तो कभी भी आपके पास इस तरह के जो है प्रश्न आते हैं तो हमेशा 4 पैर वालों की संख्या निकालिएगा। कितने पैर वालों की साथियों? 4 पैर वालों की। 4 पैर वालों की संख्या जो है बहुत आराम से निकल जाते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है लेग अपॉन 2 माइनस हेड। ये थोड़ा सा आपको एक सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा। लेग का मतलब पैरों की संख्या रखना, हेड का मतलब सिरों की संख्या रखना है। पैरों की संख्या 140 बटे 2 हो जाएगा, माइनस 48 होगा। तो ये आपका 70 बार में कटेगा, 70 माइनस 48। तो 10 में से 8 चला जाएगा, 2 होगा। 6 में से 4 जाएगा, 2, यानी कि 4 पैर वाली की संख्या हमने निकाली। तो हम कह सकते हैं कि गाय कितने होंगे? 22 होंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा मुर्गी की संख्या। यदि साथियों 48 में से 22 गाय होंगे तो मुर्गी कितने होंगे? तो घटा देंगे, पता चल जाएगा मुर्गी 26 होंगे, क्योंकि सिर के ही हिसाब से तो हम घटा सकते हैं, पैर के हिसाब से थोड़ी ना घटा सकते हैं। तो कितने मुर्गी होगा? तो कहिएगा मुर्गी 26 होगा। यदि आप यहाँ पर डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था? सबसे पहली बात 38 लड़की थी जिनमें की 3 अनुपस्थित थी। तो शेष कितने लड़की बची? 35 बची। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, शेष लड़की 35 बची, लेकिन 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो अपने आप में 100% होता है। और यहाँ पर मुझे निकालना है क्या हुआ, कितने लड़कियों ने गृह कार्य किया। तो अपने आप में 100% होता है। 100% में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया है। इसका मतलब 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% ने गृह कार्य किया है। यही तो हम कह सकते हैं। यहाँ से आपको कट करना है, 1 0 से 1 0, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 7 चौके 28। तो 28 लोगों ने अपना गृह कार्य किया। कितने लोगों ने साथियों गृह कार्य किया है? तो 28 लोगों ने जो है गृह कार्य किया है। यहाँ से देखा जाए तो साथियों आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कहा कि 3 संख्याएं क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो अनुपातिक राशि है, आप चाहो तो मान लो अनुपात में 4x 5x और ये आपका होगा 6x।
तो देखो औसत में निकालना है, इन सभी को जोड़ेंगे 4x प्लस 5x प्लस 6x। देखो औसत है तो 3 संख्याएं, तो 3 से जब आप भाग लगाइएगा तो ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका 25 के बराबर हो जाएगा। अब 6 5 4 9 9 6 15, ये आपका 15x बराबर 25 और 3 आपस में गुना हो जाएगा तो 75 होगा। 15 से आप काट कर सकते हो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या आया, तो x बराबर 5 आया। x बराबर क्या आया साथियों, 5 आया। मुझे यहाँ पर पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 गुना 5x के जगह कीजिएगा तो ये आपका 6 पंचे 30 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 30 होगा, जो कि साथियों आपका विकल्प सी में दिया गया है। तो सी यहाँ से देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कहा गया कि कुछ धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये तथा 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या था। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोई धन 2 वर्ष में 2240 रुपये हो जाता है और वही धन 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है, तो यहाँ से मूलधन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, ये 2240 रुपये अमाउंट है 2 वर्ष के लिए और ये 2600 रुपये अमाउंट है 5 वर्षों के लिए। तो साथियों यहाँ से सबसे पहले हम ब्याज को निकालना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे निकालोगे, तो साथियों इधर आप 5 में से 2 को घटा दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 वर्ष आएगा। उसी प्रकार आप इधर भी माइनस कर दो, 2600 में से 2240 को, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3 होगा। यानी कि 3 वर्ष का ब्याज जो है 360 रुपये दिया गया। तो मुझे चाहिए 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से हम कट कर देंगे। तो साथियों ये आपका देखिएगा 12 के 36, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 120 रुपये होगा। अब आप 2 तरीके से, या तो आप यहाँ से मूलधन निकाल लो, या तो 5 वर्ष से या 2 वर्ष से। यदि आप 2 वर्ष का ब्याज निकालते हो, 1 वर्ष का ब्याज जो है आपका 120 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज तो आपको पता है कि 240 रुपया होगा। तो अब आराम से यहाँ पर आप हल कर सकते हो प्रश्नों को, क्योंकि ये आपके 2240 रुपये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 2240 में से आप क्या करोगे साथियों, 240 को घटा दोगे। जैसे आप 240 को घटाइएगा तो ये आपका जो है मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन 2000 रुपये होगा। और यहाँ से देखिएगा बी में दिया गया था, तो साथियों बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्नों को समझ चुके हैं साथियों। यहाँ से हम जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि साथियों रेलवे ग्रुप डी में 101% पूछा जाएगा। ऐसे हम 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिएगा, कहा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग जो है वह सेरिब्रम है। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा ये दूरी की इकाई है। सी जो है साथियों आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बी जो है साथियों यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्रथम नियम। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है
रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का उड़ना जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद करके रखिएगा। 0 होता है। यदि आप सी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 17 मीटर होनी चाहिए। बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आगे की प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। यहाँ से डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा रेटिना। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट यदि कहे तो अवतल हो जाएगा और दूर यदि पूछे तो उत्तल होगा, लेकिन आपसे निकट पूछा गया तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता? एम्पियर। सी राइट आंसर होगा। आगे है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी आपके यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होते हैं। ये आपके यहाँ से राइट आंसर होगा डायऑप्टर। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। बी साथियों आपका सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। याद कर लीजिएगा, रेड, ग्रीन, येलो, लाल, हरा, नीला। आगे की प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो साथियों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। बी यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। इनका आंसर आप सभी को कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। HW के प्रश्न हैं, होमवर्क के प्रश्न हैं। आगे हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। डी जो है आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी व्यापारिक इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है साथियों ये आपके विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक है। सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। सी यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है?
तो पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई इसलिए देते हैं अपवर्तन के कारण। बी यहाँ से आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मृग मारीचिका बनने का क्या कारण है? तो रेगिस्तान में मृग मारीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी आपके जो हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर कौन सी धातु हैं? तो याद रखिएगा चांदी के होते हैं। सी यहाँ से आपके वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलना केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो बर्फ का गलना केल्विन पैमाने पर जो है साथियों 273.15 के तक होता है। सी यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किया था जे थॉमसन ने। बी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। आगे की प्रश्न है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य रियर व्यू देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी यहाँ से साथियों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न आप राइट किए एक बार मुझे कमेंट करें, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर प्लीज पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर आप ऑल पर रखिएगा। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।